Good day, everyone. I'm Pooja Joshi, your host for today's episode. In this session, we focus on a condition that is common yet often misunderstood: irritable bowel syndrome, or IBS. To help us navigate this important topic, we are joined by Dr. Kushal Patel, gastroenterologist, Kedar Hospital, Palanpur, a respected expert in functional gastrointestinal disorders. Today, Doctor will walk us through early symptom recognition, simplified diagnostic approaches, and effective evidence-based management strategies for IBS in routine clinical practice. Doctor, thank you for being with us. Let's begin our discussion. हेलो, नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर कुशल पटेल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट केदार गैस्ट्रो हॉस्पिटल, पालनपुर। So, doctor, question for you is, what exactly is IBS and how would you describe it in simple terms to a non-specialist? सो IBS एक लंबे टाइम की पेट की बीमारी है जिसके अंदर जो अपनी आंतें होती है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। इसकी वजह से वो इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पेट में दर्द होना, आफरा आना या कब्ज होना या दस्त लगना, मतलब कि बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। और ये काफ़ी परेशान करने वाली बीमारी है, लेकिन इसमें कोई भी आंतों में डैमेज नहीं होता है। In your experience, how does a typical IBS patient present in an OPD? सो IBS के जो ज़्यादातर मरीज आते हैं उनके एक ही तरह के कंप्लेन होते हैं। वो काफ़ी लंबे टाइम से परेशान होते हैं और उनके पास काफ़ी सारी मल्टीपल डॉक्टर्स की कंसल्टेशन की फाइल्स होती है और ज़्यादातर बहुत सारे रिपोर्ट्स उनके हो रखे होते हैं। उनकी जो मेन कंप्लेन होती है वो होता है कि पेट में दर्द होना और लगातार दर्द होते रहते हैं, और उसके साथ साथ में उनको जो दस्त होती है कोई मरीज को, उसको हम IBS-D कहते हैं। कोई जो मरीज होते हैं उनको कब्ज रहती है जिसकी वजह से वो उनको कब्जी रहती है, लेट्रिन ठीक से नहीं होती है, तो उनको हम IBS-C कहते हैं। जो ये IBS के दो टाइप है। कोई मरीज जो होते हैं जिनको कभी दस्त हो जाते हैं, कभी उनको कब्ज रहती है, तो उनको हम IBS-M कहते हैं, जो मिक्स टाइप है। और ज़्यादातर मरीज की ये कंप्लेंट रहती है कि जब भी कोई स्ट्रेस वगैरह होता है या कोई स्पेसिफिक कोई खास चीज़ उन्होंने खाया हो, तो उसके बाद वो सिम्टम्स जो है उनके वो वर्सन और ज़्यादा हो जाते हैं। What are the biggest myths or misconceptions you hear from patients about IBS? सो ज़्यादातर जो मिथ्स और मिसकंसेप्शन पेशेंट के मन में होते हैं, एक तो ये होता है कि कहीं ये इतने टाइम से मुझे परेशानी हो रही है, कोई इलाज नहीं मिल रहा, कोई डायग्नोसिस नहीं मिल रहा, कहीं ये कैंसर तो नहीं है ना? वो तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी जो होता है वो है कि कई सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सब उनको ये बोलते हैं कि ये कोई भी बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, बस ये आपके दिमाग में है। तो उनको ये लगने लगता है कि कहीं में ये साइकोलॉजिकल बीमारी तो नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। ये सिम्टम्स रियल होते हैं, रियल में पेशेंट को परेशानी होती है और रियल में एब्डोमेन की जो मूवमेंट्स होती है इंटेस्टाइन की, वो गड़बड़ होने की वजह से ये होता है। और दूसरा, कई बार ये मिसकंसेप्शन भी होता है कि ये कोई खाने की वजह से तो नहीं हो रहा, कि मेरे कोई स्पेसिफिक चीज़ खाने के बाद ये मुझे हो गया या कोई दवाई लेने से ये हो गया, तो ऐसा भी नहीं होता है। ये इसका कोई खाने के साथ कोई पर्टिकुलर रिलेशन ऐसा नहीं है कि ये खाने से आपको IBS हो सकता है। How does modern lifestyle food habits, stress and sleep contribute to IBS? ये जो अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल्स है, स्लीप पैटर्न्स है, जंक फूड्स है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, अभी ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी इस IBS की आगे बढ़ाने में। जिसकी वजह से कैसे कि जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ है या आपकी स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं हो रही, नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आपका बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है जो आपके आंतों को और ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, जिसकी वजह से ये IBS सिम्टम्स होते हैं, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होते हैं। दूसरा, जंक फूड्स वगैरह है, ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड फूड्स है, और ये जो है आपकी आंतों को इरिटेट करते हैं। साथ में ये आपके आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसका बैलेंस भी खराब करते हैं, जिसकी वजह से आंतों में और ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ती है और ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती है ये गट ब्रेन एक्सिस जो हम बोलते हैं, जिस मतलब कि अपनी ब्रेन और गट जो है वो कनेक्टेड रहते हैं कुछ हार्मोन्स के माध्यम से और नर्व्स के माध्यम से।
जिसको ये डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। What are the top 3 red flags that make you suspect IBS in a patient? सो रेड फ्लैग्स आपको आईबीएस सस्पेक्ट तो नहीं करते, लेकिन आप ये रेड फ्लैग्स अगर है तो आप ये सस्पेक्ट कर सकते हो कि ये आईबीएस नहीं है। जैसे कि उनको लेटरिन में खून आना या वॉमिटिंग में खून आना, या उनका खून काफ़ी कम हो जाना, इनको एनीमिया जो बोलते हैं, या फिर उनका वेट लॉस हो जाना, वजन कम होना बिना उनके कोई इंटरवेंशन किए बगैर अपने आप ही उनका वेट कम हो रहा है, या तो जो सिम्टम्स है वो आपको नींद डिस्टर्ब करते हैं। मतलब कि अगर आप मरीज सो रहा है और उसमें भी उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है या कुछ भी जो सिम्टम्स होते हैं, तो ये जनरली आईबीएस में नहीं होता है। आईबीएस में अगर आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती है, जब मरीज सो रहा होता है, तो कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। और दूसरा एक रेड फ्लैग्स ये भी है कि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कोई भी बाउल के कैंसर की, मतलब आंतों में, पेट में कोई कैंसर की पहले आपके फैमिली में किसी को हिस्ट्री है, तो ये एक रेड फ्लैग है। इन सारे रेड फ्लैग्स अगर है तो आपको आईबीएस ना सोचते हुए कुछ और बीमारी तो नहीं है, उसके लिए इवेल्युएट करना चाहिए। How important is the patient's history compared to investigations in IBS diagnosis? सो आईबीएस जो बोलते हैं कि आईबीएस इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब कि आपको आईबीएस खाली हिस्ट्री इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप हिस्ट्री से उनके जो लक्षण है बीमारी के, उसी से आप आईबीएस का पता लगा सकते हो। और उसमें अपने को इस तरह के लक्षण वाले बाकी कोई बीमारियां तो नहीं है, उनको हमको एक्सक्लूड करना होता है। जो हम लिमिटेड इन्वेस्टिगेशंस जो जरूरी है वो करके उससे करते हैं, या मतलब कि हिस्ट्री सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पेशेंट के साथ टाइम देना पड़ेगा, आपको अच्छे से उनसे बात करके उनके सिम्टम्स को समझना पड़ेगा। What are some common mistakes in diagnosing IBS at the primary care level? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सब पहली जो मिस्टेक्स होती है वो अच्छे से हिस्ट्री ना लेना। पेशेंट के बस जो 2-3 चीज जो पेशेंट बताता है बस उसी को सुनना और उससे डिटेल्स में ज़्यादा नहीं पूछना। दूसरी जो होती है कि रेड फ्लैग्स जो होते हैं उसके बारे में इंक्वायरी नहीं करना और उसको मिस कर देना। और फिर जब आप अच्छे से हिस्ट्री नहीं सुनते हैं, फिर आप ओवर इन्वेस्टिगेट करते हो कि आपको बहुत सारे डिजीज को रूल आउट करना पड़ता है, तो आप बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हो, ये भी एक गलती है। और अच्छे से इवेल्युएट किए बिना और बाकी कोई बीमारी नहीं है वो रूल आउट किए बिना कई बार आईबीएस बोल देना किसी पेशेंट को, ये भी एक कॉमन मिस्टेक देखने को मिलती है। Are there any warning signs where a physician should immediately refer to a gastroenterologist? यस, सो जैसे मैंने बताया कि रेड फ्लैग्स है, अगर किसी जो हमने पहले डिस्कस किए, वैसे कोई भी रेड फ्लैग्स वाली साइन है, या तो दर्दी को काफ़ी ज़्यादा गंभीर लक्षण है और उसकी जो लाइफ है उसको अफेक्ट कर रहा है, तो उन केस में, और मरीज को जो प्राइमरी ट्रीटमेंट उन्होंने दिया उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ठीक नहीं हो रहे, इन सब केस में उनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रिफर करना चाहिए ताकि वो अच्छे से ज़्यादा इवेल्युएट करके डिसीज को डायग्नोज कर सके। What's your opinion on the role of rifaximin in IBSD? Where does it fit best? सो रिफैक्सिमिन एक एंटीबायोटिक है जो हाथों के अंदर काम करती है और ज़्यादातर वो शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होती है। और उसका जो मेन मैकेनिज्म है कि वो अपने जो इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया के जो बैलेंस खराब हो गया है उसको रीबैलेंस करता है, अच्छे बैक्टीरिया को प्रमोट करता है और जो खराब बैक्टीरिया है उनको डिक्रीज करता है। और उसका मेन रोल जो जैसे है कि IBS-D वाले पेशेंट के जिनके अंदर आफरा होना और साथ साथ में उनको दस्त होना, इस तरीके की कंप्लेन के साथ जो आते हैं उनमें ज़्यादा अच्छे से रोल है। Do probiotics or prebiotics have a role in IBS treatment? जी हाँ, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का काफ़ी रोल है IBS पेशेंट्स के अंदर, बिकॉज ये मैकेनिज्म जो है एक तो यही है कि इसमें अपने जो बैक्टीरिया है आंतों के अंदर के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स जो है जिसके अंदर जैसे कि योगर्ट्स है, दही है, या हाई फाइबर जो फूड्स है, उससे अपने बैक्टीरिया बढ़ते हैं और उससे बैलेंस ठीक होता है। तो IBS में जैसे कि आफरा आना या दस्त वाले जो लगना जो पेशेंट्स होते हैं IBS-D वाले, उनमें इसका इम्प्रूवमेंट मिलता है।
प्रीबायोटिक्स की जहाँ तक बात है तो प्रीबायोटिक्स वो फूड्स हैं जो अपने बैक्टीरिया को, अपने जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया है उसके लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं। तो वो भी कुछ पेशेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हाई फाइबर फ्रूट जो होते हैं फूड्स, वो फोडमैप्स भी होते हैं ज़्यादातर, जो जिसकी वजह से वो कई बार सिम्टम्स वर्सन्स भी कर सकते हैं। तो ये प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स जो है वो कुछ मरीज के अंदर अच्छा इफेक्ट देते हैं, कुछ मरीज के अंदर उनका इफेक्ट नहीं आता। तो ये ट्रायल एंड एरर वाली चीज है जिसको उनको ट्राई करके उनको पता लगाना पड़ता है कि कौन से मरीज के अंदर कौन सी प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स सेट हो रहे हैं। How do you balance pharmacologic and non-pharmacologic management approaches in IBS? So in IBS is mainly which is a non-pharmacological interventions, जैसे कि आपकी डाइट में मॉडिफिकेशन करना, जैसे ये मैंने बताया कि ये स्ट्रेस वगैरह से कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं, स्लीप वगैरह, तो आपको लाइफस्टाइल अपनी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, रेगुलर स्लीप, रेगुलर फूड हैबिट्स वगैरह चेंज करनी पड़ती है। और आपको स्ट्रेस डिक्रीज करने के लिए भी मेडिटेशन है या एक्सरसाइज है वगैरह इंटरवेंशंस आपको करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आपको मेडिकेशंस का यूज करना चाहिए। थैंक यू एंड नमस्ते। Thank you, Doctor, for sharing such valuable insights on IBS. Your clarity and practical guidance will certainly help both physicians and patients approach this condition with more confidence. To our listeners, thank you for joining us. Stay tuned for more expert-led conversations. Until then, take care and prioritize your gut health.